तो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को हिस्ट्री फाउंडेशन की बैच की 7वीं क्लास पढ़ाई थी, ठीक है। और ये हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की 8वीं क्लास है आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ाई थी, ईरान की सभ्यता और पीली नदी की सभ्यता, ये सभ्यताएं पढ़ाई हुई थी, ठीक है। तो मेसोपोटामिया थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ मेन, और ये जो रिवाइज करा रही हूँ ये मैंने कल की क्लास में समझा रखा है, ठीक है। तो जो भी इस क्लास को देखना है उस क्लास को देखने के बाद ही इसे देखना है, या फिर इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था कि मेसोपोटामिया मेन रिवाइज करा रही हूँ, पूरा नहीं, ठीक है, नहीं तो ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। तो पिछली क्लास में मेसोपोटामिया की सभ्यता कितनी सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई थी, तो 4 सभ्यताओं से। कौन कौन सी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई थी। वो कौन कौन सी सभ्यताएं थी? तो कैलेंड्रिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। इन चारों सभ्यताओं में सबसे प्रमुख कौन सी थी? तो बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता क्यों प्रमुख थी? क्योंकि इसमें सिकंदर का मकबरा भी कहाँ पर बना हुआ है? बेबीलोन की सभ्यता में। और दूसरी चीज क्या है इसकी खासियत कि यहाँ पर झूलता बगीचा है। झूलता बगीचे के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि झूलता वो बगीचा कहाँ का फेमस है या फिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? बेबीलोन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख सभ्यता। या फिर ऐसे कहो कि मेसोपोटामिया की चारों सभ्यताओं में से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी? बेबीलोन की सभ्यता में सिकंदर का मकबरा और झूलता हुआ बगीचा है, झूलता बगीचा है। इसके बाद मैंने ईरान की सभ्यता पढ़ाई थी। ईरान की सभ्यता के बाद मुझे क्या पढ़ाना था? फिर मैंने पीली नदी की सभ्यता के बारे में बस यही बताया था थोड़ा सा, जो कि चाइना में है। इसके बाद मुझे आज से इधर से पढ़ाना है, ठीक है। तो आज मुझे क्या पढ़ाना है कि इसमें क्या लिखा होगा, जिस समय यूरोप में रोम की सभ्यता चल रही थी उस समय पर भारत में क्या चल रहा था? मगध साम्राज्य था। उस समय पर भारत में क्या चल रहा था? तो मगध साम्राज्य चल रहा था। जिस समय यूरोप में कौन सी सभ्यता चल रही थी? तो जिस समय यूरोप में रोम की सभ्यता चल रही थी उस समय पर भारत में क्या चल रहा था? तो मगध साम्राज्य चल रहा था। परंतु देखो, भारत में जो मगध साम्राज्य चल रहा था ना, जो वो मगध साम्राज्य इतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ जितना ज्यादा कौन हो गई? रोम की सभ्यता। यूरोप में रोम की सभ्यता जितनी ज्यादा विकसित हुई उतना ज्यादा हमारा मगध साम्राज्य, भारत का मगध साम्राज्य विकसित नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जिस समय यूरोप में रोम की सभ्यता चल रही थी उस समय पर भारत में क्या चल रहा था? क्या था? मगध साम्राज्य था। क्या था? मगध साम्राज्य था। तथा मगध साम्राज्य इतना नहीं बढ़ पाया, परंतु रोम की सभ्यता बहुत विकसित हुई। कौन सी सभ्यता बहुत विकसित हुई थी? तो रोम की सभ्यता। उसके बाद क्या है कि रोम की सभ्यता कहाँ पर है? किस नदी किनारे है? टाइबर नदी के किनारे पर थी। रोम की सभ्यता किस नदी किनारे पर थी? टाइबर नदी के किनारे पर। और जिस बच्चे ने भी कल की क्लास पढ़ी हुई होगी उसको ये आता होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में थी। कोई बताएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में थी? कल मैंने अच्छे से समझा रखा है, सब कुछ याद करवा दिया था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में? यूब्रेटस और टिग्रिस। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में? यूब्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में थी। और यूरोप में जो रोम की सभ्यता थी वो किस नदी के पास में थी? किस नदी किनारे पर थी? तो टाइबर नदी किनारे पर। किस नदी किनारे पर? टाइबर नदी के किनारे पर। अब क्या है कि देखो, यूरोप में ही ग्रीस के पास एक छोटा सा शहर है स्पार्टा। इस यूरोप में जो एक छोटा सा शहर है ग्रीस, सॉरी क्या है, यूरोप में ही ग्रीस के पास एक छोटा सा शहर कौन सा है? स्पार्टा। कौन सा शहर है? तो स्पार्टा। यूरोप के पास एक छोटा सा, यूरोप में ग्रीस के पास एक छोटा सा शहर है। कौन सा शहर है? स्पार्टा। तो स्पार्टा की सभ्यता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। किस लिए? अपने सैनिकों के लिए। अपने कैसे सैनिकों के लिए? तो बहादुर सैनिकों के लिए। यूरोप में यूरोप में ग्रीस के पास कौन सा शहर है? एक स्पार्टा शहर है। और स्पार्टा की सभ्यता ज्यादा बड़ी नहीं थी, न ज्यादा, बहुत ज्यादा विकसित हुई। परंतु स्पार्टा की सभ्यता तो फिर किस लिए फेमस है? अगर ना ही ज्यादा विकसित हुई और ना ही ज्यादा बड़ी थी तो वो सबसे ज्यादा अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सभ्यता? तो स्पार्टा की सभ्यता सबसे ज्यादा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो स्पार्टा की सभ्यता जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपने बहादुर सैनिकों के लिए।
देखो इस स्पार्टा के ओनली कितने 300 सैनिक थे। इस स्पार्टा के कितने सैनिक थे? तो इस स्पार्टा के केवल 300 सैनिकों ने इस स्पार्टा के 300 सैनिकों ने अपने सेनापति लेनियाडो के नेतृत्व में, इनका सेनापति कौन था? लेनियाडो। तो इस स्पार्टा के 300 सैनिकों ने अपने सेनापति लेनियाडो के नेतृत्व में जगसीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। समझो, कहाँ 300 और कहाँ 20,000। इस स्पार्टा के 300 सैनिकों ने अपने सेनापति किसके? लेनियाडो के नेतृत्व में जगसीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। किसके सैनिकों को? जगसीस के 20,000 सैनिकों को इस स्पार्टा के 300 सैनिकों ने किस सेनापति के नेतृत्व में? अपने सेनापति लेनियाडो के नेतृत्व में जगसीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि इस स्पार्टा के महज 300 सैनिकों ने अपने सेनापति लेनियाडो के नेतृत्व में किसके 20,000 सैनिकों को हरा दिया था? तो किसके? जगसीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस स्पार्टा की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने अभी बताया कि इस स्पार्टा की सभ्यता अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है। देखो इस स्पार्टा की सैनिकों की जब ट्रेनिंग होती थी ना, वो 8 साल की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। अभी समझो कोई भी कितनी भी, जैसे कमांडो कुछ भी हुआ, कितनी भी मतलब बड़ी जॉब होती है, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इतनी ट्रेनिंग मैच इतनी ही होती है। परंतु उस समय पर क्या था कि इस स्पार्टा के सैनिकों की ट्रेनिंग कितने साल की होती थी? 8 साल की। तभी तो हुआ था ऐसा, जैसे इतने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। 8 साल की ट्रेनिंग दी तो पत्थर के समान हो जाता है इंसान बिल्कुल। 8 साल की ट्रेनिंग में 8 साल की ट्रेनिंग पास करने के बाद, जैसे 8 साल की पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, जब वो 12 साल का, जैसे कोई बालक है वो 12 साल का हो गया, कोई बच्चा है, लड़का है कोई, और वो 12 साल का हो गया, तब से उसको ट्रेनिंग देना चालू कर दिया जाता था। और जब तक वो 20 साल का हो जाता था तब तक उसे ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर उसके बाद ऐसा नहीं था कि ट्रेनिंग पूरी हो गई तो वो बच्चा पास हो गया, सेना में भर्ती हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। 12 वर्ष से 20 वर्ष तक, यानी कि 8 साल तक उसे ट्रेनिंग दी जाती थी। और ट्रेनिंग में पास कैसे होता था? कब पास होता था? जब उसको जंगली भेड़िए, शेर, चीता, इन सभी से भरे हुए जंगल में अंधेरी रात में छोड़ दिया जाता था। और जब वो दिन में बिना मरे हुए, यानी जिंदा वापस आ जाता था बचकर, तब वो सैनिक बनता था जाकर, ठीक है, तब वो पास होता था। तभी तो कितने स्पार्टा के मैच 300 सैनिकों ने अपने सेनापति लेनियाडो के नेतृत्व में किसके 20,000 सैनिकों को हरा दिया था? तो जगसीस के। इनकी ट्रेनिंग 8 साल होती थी। कब से शुरू होती थी? 8 साल की ट्रेनिंग होती थी। तो 12 साल से 20 साल तक जब बच्चा हो जाता था तब तक उसकी ट्रेनिंग होती थी। फिर उसको एक खूंखार जंगल में रात में छोड़ दिया जाता था, और फिर रात भर लड़ने के बाद जब वो सुबह वापस लौटता था सही सलामत, तब उसकी सैनिकों में उसका चयन किया जाता था। तो इस स्पार्टा के कितने मैच 300 सैनिकों ने अपने सेनापति लेनियाडो के नेतृत्व में किसके 20,000 सैनिकों को हरा दिया था? तो जगसीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। जो जगसीस जो था ना, वो बिल्कुल किन्नरों की तरह सजता था, बिल्कुल औरतों से भी ज्यादा सजता था वो। जगसीस कैसा दिखता था? किन्नर की तरह। आप लोग गूगल में जाना, जगसीस को सर्च करना, उस पर दिख जाएगा जगसीस। तो जगसीस के कितने 20,000 सैनिकों को हरा दिया? किसने? स्पार्टा के 300 सैनिकों ने। कौन से सेनापति के नेतृत्व में? तो लेनियाडो के नेतृत्व में जगसीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। इसके बाद क्या है कि जो जगसीस था वो अपने रथ को, पता है, जगसीस के रथ को 200 सैनिक उसके रथ को लेकर चलते थे। समझो 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को हरा दिया, और यहाँ पर उसके 200 सैनिक उसके रथ को लेकर चल रहे हैं। जगसीस के रथ को कितने सैनिक लेकर चलते थे? 200। और देखो जगसीस जो था वो अपने रथ से 20 सीढ़ियां नीचे उतरता था। देखो पूरा का पूरा महल लेकर घूमता था, तब तो 200 सैनिक उसको उठाने में लगते थे। जगसीस जो था वो अपने रथ से कितने सीढ़ियां नीचे उतरता था? तो 20 सीढ़ियां नीचे उतरता था। पूरा का पूरा महल था उसका रथ। इसके बाद क्या लिखा हुआ इसमें कि रोम की सभ्यता किस नदी किनारे पर थी? टाइबर नदी किनारे पर। रोम में ही ग्रीस के पास एक छोटा सा शहर है स्पार्टा के शहर।
तो इस स्पार्टा की सभ्यता अपने बहादुर सैनिकों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है। फिर इस स्पार्टा के 300 सैनिक अपने सेनापति किसके लेनियाडो के नेतृत्व में जगसीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। फिर क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर सैनिक इस स्पार्टा की सभ्यता के माने जाते हैं। अब इस स्पार्टा के सैनिकों की ट्रेनिंग जो थी वो कितने साल की होती थी? 8 साल की। जब वो 12 साल का होता था, 12 साल से जब तक 20 साल का नहीं होता था तब तक उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर पास कब होता था? जब उसको एक खूंखार जंगल में रात में छोड़ दिया जाता था और सुबह वो सही सलामत वापस आ जाता था। तब उसको किस में चयनित किया जाता था? सैनिक के रूप में। अब इस स्पार्टा के सैनिकों की ट्रेनिंग 8 साल की होती थी, 12 साल से 20 साल तक, अर्थात 8 साल की बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती थी उनकी। जगसीस के रथ को 200 सैनिक लेकर चलते थे और जगसीस अपने रथ से कितनी सीढ़ी नीचे उतरता था? ये क्वेश्चन आ चुका है कि जगसीस अपने रथ से कितनी सीढ़ी नीचे उतरता था? तो 20 सीढ़ियां नीचे उतरता था। कौन? जगसीस अपने रथ से 20 सीढ़ी नीचे उतरता था। जगसीस जो था वो बहुत ही क्रूर शासक था। जगसीस कैसा शासक था? तो जगसीस जो था वो बहुत ही क्रूर शासक था। इसके बाद देखो, इधर तक सारी सभ्यताएं हो गई, जितनी इंपॉर्टेंट मेन सभ्यताएं थी हमें पढ़नी हुई थी, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये सारी सभ्यताएं हो गई। अब इधर से क्या खत्म? सबसे पहले मैंने क्या बताया था? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा प्राक ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। सबसे बड़ा क्या है? ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, सॉरी, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और प्राक ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते थे? सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था कि ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, प्राक ऐतिहासिक काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, तो ऐसा काल जिसमें लिखित स्रोत तो मिला परंतु उसको पढ़ा ही नहीं जा सका, वो क्या कहलाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी मिला और इसको पढ़ा भी जा सका। यही रीजन है कि ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा है इन तीनों भागों में। तो देखो, इधर से हमारा एक दिन में क्या खत्म हो गया था? प्राक ऐतिहासिक काल एक दिन में खत्म हो गया था। प्राक ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण काल क्या था? पाषाण काल था। ये सब मैंने पिछली क्लास में लिखवा रखा है, सबसे पहली क्लास में। इसके बाद सबसे पहली क्लास में मैंने प्राक ऐतिहासिक काल को खत्म कर दिया था। उसके बाद दूसरे दिन से क्या चल रहा था? आद्य ऐतिहासिक काल, जो कि यहाँ तक चला है और यहाँ से आद्य ऐतिहासिक काल भी खत्म हो गया। अब तीसरा काल कौन सा आता है जो कि सबसे बड़ा है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के जनक हेरोडोटस, ये भी पिछली क्लास में लिखवा रखा है और समझा भी दिया था। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है? ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल इतिहास का सबसे बड़ा भाग है, इसी कारण देखो, ऐतिहासिक काल इतिहास का सबसे बड़ा भाग है, इसी कारण इसके रचयिता को क्या कह दिया गया? इतिहास का रचयिता कह दिया गया। जैसे ऐतिहासिक काल को किसने लिखा? ऐतिहासिक काल के जनक को इतिहास का, पूरे इतिहास का जनक कह दिया गया है। तो ऐतिहासिक काल तीनों, इतिहास के तीनों भागों में सबसे बड़ा ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को किसने लिखा? तो हेरोडोटस ने। इसलिए इतिहास के जनक भी किसको कह दिया गया? हेरोडोटस को। और प्राक ऐतिहासिक काल की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट ब्रूस वुड ने। आद्य ऐतिहासिक काल की खोज किसने करी थी? तो जॉन मार्शल ने। ये भी मैंने पिछली क्लास में समझा रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आज से हमें क्या पढ़ना है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल बहुत दिन चलेगा, ये सबसे बड़ा है। इतिहास का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को पढ़ने के स्रोत क्या है? देखो, ऐसा तो नहीं कि हम लोग रैंडमली पढ़े जाए, बस कुछ मतलब नहीं, पढ़ने से मतलब है, तो ऐसे तो रिजल्ट तो होने वाला है नहीं। तो इसको ऐतिहासिक काल, जो देखो अभी लग रहा है कि याद हो जाएगा, बट अभी तो हमें याद हो जाएगा, लेकिन बाद में जब हम रिकॉल करेंगे तब याद नहीं रहेगा। इससे अच्छा है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? ऐतिहासिक काल को पढ़ने के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला पुरातात्विक, दूसरे में पढ़ेंगे विदेशी यात्री और तीसरे में साहित्यिक। सबसे पहला पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब कि पुराने जो साक्ष्य मिले हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पुरातात्विक, दूसरा विदेशी यात्री और तीसरा साहित्यिक। तो पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्यिक। तो ऐतिहासिक काल को पढ़ने के 3 स्रोत कौन कौन से हैं? पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्यिक। कौन कौन से? तो पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्यिक। सबसे पहले पुरातात्विक, दूसरा विदेशी यात्री और तीसरा साहित्यिक। उल्टा बता लोगे, साहित्यिक, विदेशी यात्री और पुरातात्विक। अब सीधे बताना है, तो पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्यिक। ऐतिहासिक काल को पढ़ने के 3 स्रोत कौन कौन से हैं?
तो पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्यिक। सबसे पहला पुरातात्विक, दूसरा विदेशी यात्री और तीसरा साहित्यिक। मेरे साथ आप लोग भी बोलना ताकि याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद साहित्यिक को दो भागों में बांटा गया। जैसे इसको हम पढ़ लेंगे, अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसको पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद साहित्यिक को भी दो भागों में कर दिया गया, ठीक है। पहला भाग कौन सा है? गैर धार्मिक और दूसरा धार्मिक। गैर धार्मिक और धार्मिक, या फिर ऐसे कर लो कि धार्मिक और गैर धार्मिक। फिर गैर धार्मिक इधर खत्म। धार्मिक को दो भागों में, कौन सा? ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। तो सबसे पहला ऐतिहासिक काल को कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? ऐतिहासिक काल को पढ़ने के 3 स्रोत कौन कौन से? सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्री। इसमें विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जो भी यात्री आए भारत में, जिन्होंने कुछ किताबें लिखी, कुछ ले गए इधर से, उनके बारे में इसमें विदेशी यात्री में पढ़ेंगे। तीसरा साहित्यिक स्रोत में क्या पढ़ेंगे? साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा? धार्मिक और गैर धार्मिक। फिर गैर धार्मिक इधर खत्म। धार्मिक को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा? ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। कौन से? तो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। इसके बाद क्या है? देखो, अब पुरातात्विक स्रोत, सबसे पहले ऐतिहासिक काल को पढ़ने का सबसे पहला स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। तो इधर से हम लोग पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। कौन से स्रोत? पुरातात्विक स्रोत में कौन सी दो चीजें आती है? सिक्का और अभिलेख। क्या क्या आता है? तो पुरातात्विक स्रोत में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सा? सिक्का और अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? तो सिक्का और अभिलेख। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में, उसके बाद हम लोग सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिलेख क्या होता है? देखो, सबसे पहले अभिलेख होता क्या है? तो जैसे कोई ईंट है, या फिर सीमेंट का ईंट है, या फिर कोई चट्टान है, उसमें आप किसी भी चीज में, या फिर लकड़ी का कुछ है, तो उसमें गड़ा के आप लिख दो, खोद के लिख दो, उसको क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अब ये अगर आपने पत्थर में लिखा, मतलब कि अगर दीवार में लिखा, तो स्तंभ लेख हो जाएगा। अगर चट्टान में लिख दिया तो शिला लेख हो जाएगा। और अगर किसी गुफा में लिख दिया तो गुफा लेख हो जाएगा। अगर किसी दीवार में लिख दिया तो क्या हो जाएगा? भित्ति लेख हो जाएगा। तो ये अभिलेख है। अभिलेख किसे कहते हैं? किसी भी चीज में खोद कर लिख देने को ही अभिलेख कहते हैं। तो सबसे पहला अभिलेख क्या है? अभिलेख किसे कहते हैं? ये जो मैंने अभी बताया इधर लिखा हुआ है, किसी भी कठोर वस्तु पर खोद कर लिख देना ही क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। क्या होता है? किसी भी कठोर वस्तु पर खोद कर लिख देना ही क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। इसके बाद अभिलेख जो होता है वो कितने प्रकार का है? अभिलेख 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख और भित्ति लेख। कौन सा? सबसे पहला शिलालेख, दूसरा गुफा लेख, तीसरा भित्ति लेख और चौथा स्तंभ लेख। तो सबसे पहला शिलालेख, दूसरा सबसे पहला क्या हो जाएगा? पत्थर में लिख दिया यानी कि शिलालेख। सबसे पहला किस में लिख दिया? पत्थर में, तो शिलालेख। उसके बाद पत्थर से क्या बना दिया? स्तंभ बना दिए, यानी कि पत्थर से क्या बना दिए? खंबा। खंबा जानते हो उसको, उसी को हम लोग स्तंभ कह रहे हैं। तो सबसे पहले पत्थर में लिखा, यानी कौन सा लेख? शिलालेख। पत्थर में, पत्थर को क्या कहते हैं? शिला कहते हैं। सबसे पहले पत्थर में लिखा तो शिलालेख, फिर शिला को जोड़कर क्या बना दिया? स्तंभ बना दिया, तो दूसरा स्तंभ लेख। फिर उसके बाद स्तंभ को जोड़ कर क्या बना दिया? गुफा बना दिया, तो गुफा लेख। सबसे पहले पत्थर में लिखा तो शिलालेख, फिर पत्थर को मिलाकर क्या बना दिया? खंबा। खंबा यानी कि स्तंभ बना दिया, तो स्तंभ लेख। फिर स्तंभों को जोड़कर क्या बना दिया? गुफा, तो गुफा लेख। फिर गुफा के बाद, गुफा में क्या होती है? दीवारें होंगी चारों तरफ से, तो दीवार मतलब भित्ति। गुफा में क्या होंगी? भित्तियां। भित्तियां मतलब क्या होता है? दीवार होंगी, तो भित्ति लेख। याद रहेगा। सबसे पहला शिलालेख, दूसरा सबसे पहला चट्टान में लिखा शिलालेख, फिर चट्टान के बाद क्या बन गया? स्तंभ, तो स्तंभ लेख। स्तंभ मिलाकर गुफा बन गई, तो गुफा लेख। गुफा में क्या होंगी? दीवारें यानी भित्तियां होंगी, तो भित्ति लेख। इसके बाद क्या है? देखो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेख को क्या कहते हैं? इडिक्ट। और शिला मतलब कि पत्थर में लिखा हुआ, तो स्टोन इडिक्ट हो गया। शिलालेख स्टोन इडिक्ट हो गया। स्तंभ लेख यानी पिलर, पिलर यानी खंबा, तो पिलर इडिक्ट हो गया। गुफा लेख क्या होगा? केव इडिक्ट। गुफा का मीन्स होता है केव मीन्स, और लेख क्या हो गया? इडिक्ट। तो गुफा लेख हो गया केव इडिक्ट। और भित्ति लेख क्या होगा? देखो, भित्ति वाले मैंने अभी क्या बताया? भित्ति मीन्स मतलब दीवार, तो भित्ति लेख क्या हो जाएगा? वॉल इडिक्ट। इसके बाद क्या है? सबसे पहले शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं।
तो अशोक का शिलालेख सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है। शिलालेख जितने भी हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शिलालेख किसका है? अशोक का शिलालेख। तो सबसे ज्यादा जो जितने भी शिलालेख हैं उन सभी शिलालेखों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का शिलालेख। कौन सा? अशोक का शिलालेख सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शिलालेख है। ठीक है, तो इस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग कल इधर से पढ़ाएंगे। ठीक है, इधर से पढ़ाऊंगी कल मैं। शिलालेख स्टार्ट करना है, शिलालेख से पढ़ाना है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल। तो जय हिंद सभी लोगों को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।